तो आज हम लोग पढ़ेंगे अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। व्हाट डू वी मीन बाय अप्रोप्रिएशन? अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना। क्या मतलब होता है अप्रोप्रिएशन का? बांटना। सवाल उठता है कि मानो दिस इज मी, मेरा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मेरे पापा केमिस्ट हैं, ठीक है, बट हम लोग तो रिटेलर हुए ना। हाँ, हम लोग तो रिटेलर हुए, यानी कि कोई होलसेलर होगा जिससे हम लोग प्रोडक्ट लेते होंगे ना। अगर तुम लोग में से कोई बिजनेस में होगा तो तुम लोग समझता होगा कि ऐसे काम नहीं चलता है कि हम होलसेलर से आज माल मंगाए हैं तो आज के आज पेमेंट देंगे। हम क्या करते हैं, वो लोग को बोलते हैं कि आप लोग खाता में लिखो, ठीक है, और हम एक बार में लमसम पेमेंट करते हैं, है कि नहीं? अगर हम आज मंगाए कल मंगाए तो बोलते हैं इस महीना का सारे खाता में लिखते जाओ आप, और एक बार में हम आपको लमसम पेमेंट करेंगे। तो मानो इसके खाता में था टोटल मेरा इस महीना का जो है 3 लाख रुपए का सामान, ठीक है, एंड आई पेड हिम, हम इसको पेमेंट किए 2.5 लाख, ठीक है। सवाल उठता है कि ये जो होलसेलर है 3 लाख पाता था, हम 2.5 लाख दिए। दिक्कत ये नहीं कि कम दिए, पैसा तो हम लोग बाद में भी दे सकते हैं क्योंकि हम लोग का काम चलते रहता है आसपास में। बट दिक्कत ये हो रहा है कि ये पहला का मतलब पहले 1 से 10 तारीख तक का सेल का है, या फिर 10 से 20 तारीख तक का सेल का है, या फिर 20 से 30 तारीख तक का सेल का। मानो तीनों सेल 1 लाख का था, हर 10 दिन में हम 1 लाख का माल मंगाते थे, ठीक है। तो ये कंफ्यूज हो गया होलसेलर कि ये जो 2.5 लाख आपने मुझे दिया है, ये मैं कैसे अप्रोप्रिएट करूं, कैसे बांटूं, यहाँ पर किसके अगेंस्ट में मैं पेड़ चढ़ाऊं? एक पहला के अगेंस्ट में, दूसरा के अगेंस्ट में, या फिर तीसरा के अगेंस्ट में? हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं ना कि 10 तारीख से 30 तारीख तक का पूरा पेमेंट हो गया, और 1 से 10 तारीख तक का 50,000 पेड है, बाकी 50,000 बाकी है। या फिर हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि पहला 20 दिन का पूरा पेमेंट है और लास्ट का 10 दिन का 50,000 बाकी है। तो ये जो बांटने का कला है, इसके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सवाल उठा कि किस तरीके से हम लोग पेमेंट को बांटे। आओ देखते हैं। एक बहुत लंबा लैटिन नेम है, क्विक क्विड सॉल्विटर, सॉल्विटर सेकंड डमोड डम सॉल्वेंटिस। भैया क्या इतना लंबा नाम याद करना है? नो। हाँ, सीएमए वाला बच्चा लोग को आई विल सजेस्ट कि तुम लोग अगर चाहो तो याद रखना कि जो सबसे लंबा लैटिन वर्ड है हमारे सिलेबस में, वो किसके बारे में है? अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के बारे में। एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वॉट एवर इज पेड अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ द पार्टी पेइंग। इंटेंशन ऑफ द पार्टी पेइंग, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे पेमेंट कौन कर रहे हैं? हम। तो मेरे इंटेंशन पे, मेरे इरादे पे डिपेंड करता है कि ये पेमेंट कैसे लेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम होलसेलर को 2.5 लाख दिए, तो होलसेलर मेरे से पूछेगा कि भाई साहब ये 2.5 लाख कब का है, कब से कब तक का पैसा हम आपका चढ़ाएं और कितना दिन का बाकी रखें, ये आप मेरे को बता, ठीक है। लेकिन कुछ रूल्स भी है, जैसे कि द डेटर द डेटर is entitled to make appropriation of payment by him। अभी बताओ, दिस इज मी,
दिस इज द होलसेलर। हम में डेटर कौन है चैट में बताओ फटाफट, फटाफट चैट में बताओ हम लोग में डेटर कौन है। अरे सिंपल सा सवाल है, डेटर जो पैसा देगा, हम लोग डेटर है। एग्जैक्टली इतना टाइम लगाया, यस हम लोग डेटर है। तो द डेटर यानी कि हम लोग के पास पूरा हक है कि हम लोग पेमेंट को अपने हिसाब से अप्रोप्रिएट करें। अगर हम आगे वाला पार्टी को बोले कि पहला 20 दिन का पेमेंट नक्की समझो, तो उसको वो मानना पड़ेगा। अगर हम बोले कि लास्ट के 20 दिन का पेमेंट को नक्की समझो, तो उसको वो मानना पड़ेगा। पहला रूल तो ये है कि डेटर को पूरा हक है, डेटर इज एंटाइटल्ड टू मेक द अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मेड बाय हिम, कि वो पेमेंट को कैसे बांटना है आगे वाले पार्टी को बतला दे। ये तो तब हुआ जब डेटर बोल दिया है कि ये कब से कब का पेमेंट है। बट देयर आर सिचुएशंस जब डेटर बता ही ना, जब डेटर हैज नॉट इंटीमेटेड, वो बता नहीं रहा है कि किस दिन का पेमेंट हम किए हैं, तो अब क्या करें। लॉ बोलता है कि अगर डेटर आगे से कुछ नहीं बोला है, इफ द डेटर डज नॉट इंटीमेट इंटीमेट द टाइम ऑफ पेमेंट, then the creditor is entitled to appropriate it to the debt first in time। मतलब अगर डेटर कुछ नहीं बोला तो क्रेडिटर को पूरा हक है कि पहला जो उधार है उसको नक्की कर रहा होगा। हमारे केस में पहला उधार कब से कब तक का था, 1 से 10 तक का। वो सोचेगा 1 से 10 तक का 1 लाख रुपया पेड है, फिर बाकी 10 दिन का भी 1 लाख पेड है, कितना बचा, 2.5 लाख में से 2 लाख चल गया, 50,000। तो वो ये मानेगा कि जो लास्ट का 10 दिन है इसमें से 50,000 पेड है, 50,000 पेंडिंग है। समझ में आ रहा है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले जो उधार लिए उसको पहले नक्की किए, क्रेडिटर ये मान सकता है। पहला रूल, रूल नंबर ए, डेटर बता दिया है कि कब पेमेंट हुआ। रूल नंबर बी, डेटर कुछ नहीं बोला, क्रेडिटर खुद से मान रहा है कि पहले जो लोन लिया था या फिर पहले जो उधार लिया था ये पेमेंट उसके लिए होगा। रूल नंबर 3, अगर दोनों पार्टी वेयर नीदर पार्टी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन, दोनों पार्टी कुछ बता ही नहीं रहा है, तब क्या करें। द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम वेदर दे आर और आर नॉट बेयर्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट। Anybody who remembers what is law of limitation act? Nobody? ठीक है, लेट मी रिमाइंड यू। लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट, लॉ ऑफ लिमिटेशन मतलब टाइम लिमिट लगा हुआ है कि हम तुमको उधार दिए, हमको 3 महीना के अंदर पेमेंट चाहिए। यहां पे बोल रहा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रखो। अगर दोनों कुछ नहीं बोल रहा है तो हम लोग क्या मानेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही मानेंगे। जो पहले लोन लिए थे उसका पहले पेमेंट होगा टाइम के हिसाब से, सिंपल। एंड लास्ट वाला, इफ द डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, मानो हम हर बार 5,000 5,000 5,000 ऐसे करके लिए थे उससे, और हम उसको दिए, मानो हम 12 महीना 5,000 का माल लिए, टोटल हुआ 60,000 का माल, हम उसको पे किए 50,000। बोलता है कि जिस प्रपोर्शन में आप माल लिए हैं उस प्रपोर्शन में आप एडजस्टमेंट कर दो, सिंपल। मतलब हर महीना 5,000 लिए थे 12 महीना तक, तो 50,000/12 कर दो, 50,000/12 कर दो। हम मानेंगे कि हर महीना का 4.167 पेड है और रेस्ट जो है वो पेंडिंग है। समझा क्या किए, हम हर महीना सेम अमाउंट का उधार लेते थे, तो जब हम पेमेंट करेंगे तो नंबर ऑफ मंथ्स जितना के लिए हमने उधार लिया है उससे डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो पेड मानेंगे और बचा हुआ को पेंडिंग मानेंगे। ठीक है, फटाफट चैट में बताओ तो, किसी भी पॉइंट में किसी भी बच्चा को कोई दिक्कत।
फटाफट एकदम बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास में 5 बच्चे हैं जिनमें से 3 का रिप्लाई आया है। सर हमको पूछना है। हाँ पूछ, क्या डाउट? आप जैसे बोले कि हर मतलब एक मंथ में 3 लाख का हो रहा है ड्यू। आप बोले 10 दिन का 10 लाख, फिर 10 दिन का 10 लाख, ऐसे करके ये मतलब। हाँ, तो हम अलग अलग ले, 10 दिन का मेरा अगर ये 12,000 हुआ, फिर दूसरे मंथ में कुछ, फिर दूसरे वैसे होगा, तो फिर कैसे होगा? तो एक फिर बार हम तुम कैसे अपना एग्जाम्पल हमको समझाओ अच्छे से, हम लोग लिखते हैं उस एग्जाम्पल को। तुम बोल मतलब रही हो जैसे 1 आप से 10 बोले ना। तारीख में 12,000, हाँ फिर 10 से 20 तारीख में 15,000, हाँ, फिर 20 से 20 से 30 30 तारीख में मानो 20,000, 2 लाख हो गया। है ना? और हाँ। मानो हम लोग को पेमेंट मिला है टोटल 30,000 का। देखो रूल के हिसाब से चलो। पहला रूल, डेटर जैसा चाहे वैसा कर सकता है। डेटर बोलेगा तो कि हम ये 20,000 और इस 15 में से 10,000 का पेमेंट कर दिया। जो डेटर बोले वो भगवान, पहला रूल। ठीक। दूसरा रूल, अगर डेटर कुछ नहीं बोल रहा है, क्रेडिटर बोल देगा जो उधार पहले लिया उसका पेमेंट। 30,000 में से 12,000 चल गया, ठीक है। बोला कि 18,000 बचा हुआ है, 15,000 इसमें से मेकअप हो गया। अभी भी 18 में से 15 गया, 16, 17, 18, 3,000 बचा हुआ है। तो 3,000 इससे मेकअप हो गया। अब हम अपना जो भी पैसा देने वाला पार्टी है उसको बोलेंगे भाई तुम हमको 17,000 देगा, है ना। 30,000 ये तीनों से मेकअप हो गया, जो बचा पेमेंट लास्ट को वाला एडजस्ट बचा। कर दिया ना भैया, पैसा को हाँ, एडजस्ट कर दिया प्रीवियस ईयर एडजस्ट से। करते जा रहे हैं, सिंपल। अब ठीक है। 3,000 तो बच जाएगा, तो बाद में हमको 23,000 ना देना पड़ेगा? 23 क्यों देंगे हम? तुम देखो 30,000 पेड था, 12 काट दिए, कितना बचा? हाँ हाँ हाँ, अब 12, समझ। है ना। 15 काट दिए, कितना बचा? 3। 20 में से 3 काट दो, अभी और पेंडिंग है 17। सिंपल। हाँ। ये हुआ दूसरा रूल। तीसरा रूल, दोनों पार्टी कुछ नहीं बोला है तो बोला कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर ऑफ टाइम से। अगर ये लोन पहले लिए हैं तो ये लोन को छुट्टा करो, फिर ये लोन को, फिर इसके बाद वाला लोन को, और लास्ट में इक्वल स्टैंडिंग। उसका एग्जांपल तुम लोग को दे दिए हम, ठीक है। यस सर। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बिलीव मी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन में हम लोग आ गए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लर्न वाला प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में कैसे चेंजेस आते हैं और किस चेंज को क्या नाम दिया जाता है, ठीक है। देखो बेसिकली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक सिंपल रूल है। कॉन्ट्रैक्ट का एक सिंपल रूल है कि अगर तुमको कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस लाना है और वो चेंजेस मेजर है, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो और नया कॉन्ट्रैक्ट लाओ भाई, है ना। देखो हम एक एक करके हर टर्म को समझाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले नोवेशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यू न्यू, नया नया। मतलब कि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगा और उसके जगह पे एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बीच में पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम तुमको फोन बेचेंगे, तुम हमको 12,000 रुपया देगा, ठीक है। ये बात हुआ ए और बी में। तो अब नया कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? फॉर एग्जाम्पल पार्टीज में चेंज आ गया। मानो जहां ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बी बोला हमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, और तुरंत सी आके बोलता भाई हमको भेज दे। तो जब पार्टीज में चेंज आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट बदल गया, नया हो गया, ठीक है। अच्छा, और कब? मानो टर्म्स में चेंज आ गया, हम पहले आईफोन दे रहे थे और अब हम वन प्लस देंगे, टर्म्स में चेंज आ गया,
ठीक है, तो ये सब छोटा मोटा चेंज है क्या? ये सब तो बड़ा बड़ा चेंज है, पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया। तो यहाँ पे पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? नोवेशन। आओ देखते हैं नोवेशन। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट may substitute a new contract for the old। पुराना कॉन्ट्रैक्ट के जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट को लाया जाता है। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या फिर परफॉर्म करना पड़ेगा? नहीं, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज खत्म, इट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। अब उसको परफॉर्म करने का जरूरत नहीं है। कब होता है नोवेशन भैया? पहला, टर्म्स में बदलाव आया। दूसरा, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में बदलाव आया। ये दो सिचुएशन ऐसे सिचुएशन होते हैं जब नोवेशन होता है। और नोवेशन में दोनों पार्टी का रजामंदी होना, दोनों पार्टी का म्यूचुअल एग्रीमेंट होना अनिवार्य है। ठीक है, नोवेशन क्लियर। अब आते हैं सेकंड वाला में। सेकंड क्या है? रेसिशन। इसमें क्या होता है? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। सिंपल। पार्टीज जो है ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिए एंड नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। यहां पे भी म्यूचुअल कंसीडरेशन है, आपसी रजामंदी है। ठीक है, अच्छा, ऑल्टरेशन। देखो, नोवेशन और ऑल्टरेशन थोड़ा थोड़ा सेम होता है, बस नोवेशन में क्या है कि तुम्हारा टर्म्स चेंज होगा। नोवेशन में बी बाय चेंजिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और चेंज इन पार्टी। मतलब जब बहुत बड़ा चेंज हो तो नोवेशन, और किसी कॉन्ट्रैक्ट में छोटा मोटा चेंज हो तो वो ऑल्टरेशन माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे ए बी को आईफोन ही बेच रहा है, वही मॉडल, लेकिन 12,000 की जगह 11,500 में, छोटा सा चेंज है, ये किस में आएगा? ऑल्टरेशन। मतलब पार्टीज वही है, बस स्मॉल चेंज हुआ। ठीक है, देखो, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑल्टर्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। टर्म्स एंड कंडीशंस बदले, ऐसा हो लगेगा कि नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, लेकिन पार्टीज वही रहेगा। सबसे बड़ा यंत्र दोनों में अंतर जो है नोवेशन एंड ऑल्टरेशन, नोवेशन में बड़ा चेंज होता है, ह्यूज चेंज, और ऑल्टरेशन में स्मॉल चेंज होता है। बड़ा चेंज बहुत, मतलब जो सामान बेच रहे थे वही बदल गया, या फिर जिस पार्टी को बेच रहे थे वही बदल गया। स्मॉल चेंज यानी कि थोड़ा बहुत मोल भाव हुआ है, या फिर थोड़ा मानो प्लेस ऑफ डिलीवरी बदला, टाइम ऑफ डिलीवरी बदला, ये सब ऑल्टरेशन में आता है। ठीक है, और लास्ट में रेमिशन। याद करो, एक क्लास था जिसमें हम बोले थे कि रुको हम रेमिशन बाद में पढ़ाएंगे। आज वो दिन आ गया है, आज वो दिन आ गया है। What is remission? रेमिशन का मतलब होता है कम में मान जाना, कम में मान जाना। ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोले तो एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब कि अगर मानो हमारा बात हुआ था कि ए का बात हुआ कि वो बी को 300 लीटर कोल्ड ड्रिंक देगा, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का टाइम आया तो सिर्फ 275 लीटर कोल्ड ड्रिंक दे पाए। और बी जो है वो मान गया, वो गुस्सा नहीं किया, मुंह फुला के नहीं बैठा,
ये जो चीज हम तुमको बताएं, कम में मान जाना, ये टाइप ऑफ वेवर है कि हम कम काम करवाने पे भी मान गए। ऐसा बहुत बार होता है कि कम में ऐसे भी मानते। देखो ये तो केस 1 था कि जब कम परफॉर्मेंस में माने, और केस 2 दिखाते हैं। एक्स है, वाई है। एक्स वाई को बोला कि हम तुमको आने वाला 5 महीना तक फ्री किसी चीज का सब्सक्रिप्शन देंगे। मानो हम तुमको आने वाला 5 महीना तक फ्री जो है सैलून सर्विसेज देंगे, फेस वॉश, हेयर कटिंग, मसाज, स्पा, सब कुछ। लेकिन ड्यू टू सम रीजन ये टर्म को बदल कर बोलना चाहता है कि हम सिर्फ 4 मंथ दे पाएंगे। और वाई मान रहा है, देखो यहाँ पे भी म्यूचुअल कंसिडरेशन है, दोनों मान रहा है, यहाँ पे भी वाई मान गया है। तो यहाँ पे किस टाइप से हुआ रेमिशन? टाइम बढ़वा के, एक्सटेंशन ऑफ टाइम के द्वारा, या फिर टाइम में बदलाव करवाकर हम लोग रेमिशन करवाए। और एक एग्जांपल, और एक केस, और एक सिचुएशन। एक्चुअली ये जो सिचुएशन था ना, केस 1, इसको वेवर नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलेंगे अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। वेवर कुछ और है, उसका एग्जांपल अभी तुरंत हम तुम लोग को दिखाएंगे। इसको ध्यान रखना कि अगर आप कम में मान रहे हो तो हम लोग बोलते हैं अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन, कि हाँ भाई आगे वाला पार्टी हमको अकॉर्ड दे रहा है, हमको परमिशन दे रहा है। ठीक है, तो अगर आगे वाला पार्टी हमको परमिशन दे कि हाँ चलो हम कम कम में भी सेटल होने के लिए तैयार हैं, कम ऑब्जेक्ट में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। और वेवर मतलब हटाना। मानो एल नाम का एक बंदा था और एम नाम का एक बंदा था। ठीक है, एल पैसा उधार लिया था तो अपना कार गिरवी रखा, एम के पास इसका कार रहता था। एल आकर एम को बोला कि भाई हम तुमको तेरा पैसा दे देंगे, बट यार मेरे को मेरा कार कुछ दिन के लिए चाहिए। एम बोला ओके, अपना कार तुम ले लो, बस हमको लाकर वापस दे देना, या फिर अपना कार ले लो, हमको भरोसा है कि तुम पैसा देगा। ये होता है वेवर। एम का जो हक था उस कार पर, ये वेव कर लिया गया, ये हटा दिया गया। ये भी एक टाइप का रेमिशन है जिसको हम लोग वेवर बोलते हैं। ठीक है, और एक बार बुक से पढ़ते हैं। रेमिशन मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मेड। द promisee can dispense with performance without consideration and without a new agreement। ना नया एग्रीमेंट बनेगा, ना कंसिडरेशन का कुछ चेंजेस होगा। 3 टाइप का है, बस तुम लोग नाम भी याद रखेगा तो काफी है, बहुत है। ठीक है, पहला एक्सटेंशन ऑफ टाइम, दूसरा वेबर, तीसरा अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। तीनों को लेके हम एग्जांपल समझाए हैं। एग्जाम में एग्जांपल याद नहीं भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजेबल है। तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट पूरा याद रखना है रेमिशन का, और ये नया कॉन्सेप्ट है तुम लोग के लिए। अभी तक हम लोग जो पढ़े वो सब देखो, पुराना की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट करना, नोवेशन। पुराना कॉन्ट्रैक्ट हटा देना, नया कॉन्ट्रैक्ट ना करना, रेसिशन। पुराना कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस आके उसको मॉडिफाई करना, ऑल्टरेशन। बड़ा मॉडिफिकेशन नोवेशन, छोटा मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन। और अगर हम कम काम में मान जाएं तो लेसर परफॉर्मेंस, यानी कि रेमिशन। 3 टाइप से होता है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, वेवर एंड अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक क्या है? WAE, वे, ऐसे याद रह लेगा, WAE। ठीक है, तुम लोग आराम से 2 मिनट या 1 मिनट लेके इसको गो थ्रू करो, और यो मैसेज करो, कहीं दिक्कत है तो पूछो।
ठीक है, 3 बच्चों को समझ में आया। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब सेक्शन 64 से डील करते हैं। सेक्शन 64 क्या बोलता है? रीस्टोरेशन ऑफ एनी बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। याद करो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते ही 2 चीज दिमाग में आएगा। एक आएगा दिमाग में अग्रीव्ड पार्टी, यानी कि जो दुखी पार्टी होता है। दूसरा बात दिमाग में आता है CUFM, कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या कहना चाह रहा है? चारों में से कोई भी एग्जांपल दे। जैसे कोerशन ही देखते हैं, चलो। कोerशन याद है, एक ओमनी वैन था, ठीक है, उसमें हमको बैठाया गया और हमको बोला गया कि भाई तुम्हारा जो जमीन है 10 लाख का, सॉरी 50 लाख का, वो तुम हमको 10 लाख में दो, और अगर नहीं देगा तो उसके पास क्या था? बंदूक था। हम डर के साइन कर दिए। अच्छा, हम डर के साइन किए, हमको पैसा तो मिला ना, 10 लाख रुपया तो मिला ना। अभी हम कौन है? अग्रीव्ड पार्टी। हम रो रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, और हम क्या बोल रहे पता है? कि हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं। याद है सेक्शन 19 में हम लोग सीखे थे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कोर्शन के द्वारा वॉइडेबल होता है तो अग्रीव्ड पार्टी के हाथ में होता है, दुखी पार्टी के हाथ में होता है। क्या क्या करना चाहेगा हम? जैसे कोर्ट में दोबारा हम केस खड़े कर हैं। सकते हैं। हाँ बताओ। केस कर सकते थे उसके पे जाके। एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं कि या तो कैंसिल करो, हमको मेरा पैसा, हमको मेरा जमीन वापस करो, या फिर हम बोल सकते हैं कि ठीक है, तुम हमको डैमेज पे करो, यानी कि 10 लाख था तो प्लस हमको 40 लाख और दो, हम जमीन बेचने के लिए तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चूज किए कैंसिल कर। क्या होता था 64 लाख कि ये 10 लाख जो आपको मिला था ना, ये वाला 10 लाख जो आपका जेब में रखा हुआ है, ये आप वापस कर दो। अगर कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और अग्रीव पार्टी उसे कैंसिल कर रहा है, उसे अवॉइड कर रहा है, तो अग्रीव पार्टी को डैमेज तो मिलेगा। मानो उसके कारण मेरा तबियत खराब हुआ, मेरे को बुखार हुआ, मेरे को डॉक्टर पास जाना पड़ा, साइकियाट्रिस्ट पास जाना पड़ा, या फिर वो लोग जब हमको छीन झपट के गाड़ी में बैठा रहा था, मेरे को चोट लग गया, तो वो सब के लिए हम खर्चा पानी मांग सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डैमेज है तो हम मांग सकते हैं, लेकिन अगर कोई बेनिफिट मिला है हमको उसके अंडर में, तो वो बेनिफिट हमको वापस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि ये जो बेनिफिट था 10 लाख का, ये वापस करना पड़ेगा, ये हम नहीं रख सकते। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल दे तो, एक डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट को बोला कि तुम्हारा तबियत खराब रहता है, मेरे पास एक गाय है, क्या है? काऊ। ये काऊ को तुम हमसे खरीद लो 5 लाख रुपए में, और इसको तुम पेट बनाओ, पालो। पेशेंट काऊ को ले लिया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? अनड्यू इन्फ्लुएंस, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। पेशेंट कल को चाह रहा है कि वो कैंसिल करे, वो अपना 5 लाख रुपया वापस चाह रहा है और बोल रहा है आप अपना काऊ वापस ले जाइए। सवाल उठता है कि ये जो काऊ थी ना, शी वॉज प्रेग्नेंट जब ये डॉक्टर बेचा था। जब डॉक्टर बेचा था, मानो डॉक्टर बेचा 1 जनवरी 2021 को, तब ये प्रेग्नेंट थी, और इसको बेबी का हुआ काफ कितना तारीख को? मानो 14 जनवरी 2021 को। अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है, मेरा सवाल का जवाब यस या नो में देना। क्या पेशेंट काऊ का बछड़ा को वापस करेगा, वो काफ को वापस करेगा? यस या नो? यस सर, बेनिफिट हो रहा है ना तो वापस करेगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, क्योंकि भैया बेनिफिट हुआ है तो वापस करेगा, सिंपल, रख थोड़ी सकता है। तो यही तुम लोग को हम समझाना चाह रहे हैं। 64 सिंपली बोलता है अगर आपको जैसे डैमेज हुआ भैया है नॉन परफॉर्मेंस के कारण,
आप उसका डैमेज मांगो, क्लेम करो, ऐसे लेकिन काव पे पैसा खर्चा किया, काव का तबीयत हाँ वो खराब हो मांग गया। सकते हैं, वही तो डैमेज जो है, वही जो डैमेज है, काऊ को चारा खिलाना, काऊ के लिए आदमी रखना, काऊ को नहलाना धुलाना, वो सबका पैसा मांगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डैमेज मांगेंगे। यस ज्योति। सर जैसे आप बोले कि जमीन बेच दिया तो ठीक है, जो दूसरा पार्टी है वो 40 लाख उसको वापस कर देगा, फिर कुछ 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद उस जमीन का दाम बढ़ जाएगा तो क्या उसको फिर वापस करना पड़ेगा वो जमीन? नहीं नहीं नहीं, बेनिफिट ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कोई आप भी, इस डॉक्टर में तुम क्या बोले, बोलना चाह रही हो, तुम हमको एक बार अच्छा से एग्जांपल बताओ। जमीन का दाम आप अभी 50 बोले लाख ना, है। नहीं आप अभी बोले कि जैसे जब काव को वो डॉक्टर बेचा तो उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी, तो हम्म फिर उसका बच्चा हो गया, तो हम्म बछड़ा हुआ, तो फिर क्या बोलते हैं वो फिर उसको वापस किया, तो हम्म। फिर अगर ऐसा जमीन के सिचुएशन में रहेगा तो भी क्या हमको वापस करना हाँ तो जो पड़ेगा? हाँ, तुम्हारा कहने का मतलब है कि आज उस जमीन का दाम 50 लाख है, हम 10 लाख में तुमसे खरीद लिए जबरदस्ती कोर्शन से, ठीक है, कल को जब तुमको हम वो जमीन वापस नहीं कर रहे हैं, नहीं, ठीक है बताओ मतलब क्या। जबरदस्ती 10 लाख में खरीदा, फिर हम लोग बोले कि हम लोग नहीं करेंगे कैंसिल, तो फिर हम्म। वो 40 लाख हमको वापस दिया, फिर नहीं वो एक दो 40 लाख मंथ वापस बाद, क्यों देगा, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल 50 लाख, करेंगे। कैंसिल नहीं, हम बोलेंगे कि हमको वापस मेरा 40 लाख चाहिए, हाँ तो फिर 50 अच्छा लाख का समझ भी गए। 10 लाख दे दिया था, फिर 40 लाख दिया, वो तुम्हारा पूरा कहने का जमीन। मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट डेट वाला रेट एप्लीकेबल होगा या मार्केट वाला रेट, जो उस दिन मार्केट वैल्यू है वो एप्लीकेबल होगा, राइट। कि हाँ भैया जब वो, आप जब आपसे जबरदस्ती किया तब उसका दाम 50 लाख था, आज उसका दाम 70 लाख है, तो हम कितना हाँ और मांगेंगे उससे। सेकंड पार्टी फर्स्ट पार्टी को पूरा 50 लाख दे दिया, उसके 2 मंथ बाद फिर उस जमीन का दाम नहीं तो एक बार अगर 70 लाख। 50 लाख दे दिया तो टेंशन खत्म, फिर बाद में रेट फ्लक्चुएशन के कारण इसको कुछ नहीं सोचना। ठीक है, हम्म समझ गए। हम्म। भैया पैसा वो फिर क्यों देगा जब जमीन का रेट बढ़ जाएगा, तो नहीं जब नहीं, खरीदेगा तो देखो उसको यहाँ पे क्या हुआ बेनिफिट था, मिलता यहाँ ना पे होगा। क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ये लोग बोला हम राजी रखेंगे, 40 लाख रुपया और दे दिया, कल को अगर जमीन का दाम बढ़ेगा कोई मतलब नहीं है, अब इसका नया ओनर हम हो चुके हैं, बस। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड अग्रीमेंट और वन बिकमिंग वॉइड, सेक्शन 65। अभी क्या होता है, ऊपर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे 64 में कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी को भी कोई फायदा होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर रहा है, तो वो फायदा वापस करना होता है। सेम विथ वॉइड, अगर तुमको कोई एडवांटेज हुआ था किसी कॉन्ट्रैक्ट के कारण और वो कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड है, तो वो एडवांटेज तुमको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम वो एडवांटेज वापस नहीं कर सकता है तो तुम कंपनसेशन करेगा, सेम रूल है, कुछ अलग नहीं है। मानो हम लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फॉर एग्जाम्पल काऊ का लेते हैं, ठीक है, हम लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हम तुमको काऊ बेचेंगे, हम तुमको काऊ बेच दिए, बाद में अचानक से लॉ आया कि काऊ का खरीदना बेचना इलीगल है, जिसके पास कागज है खाली वही ओनर होगा। हम लोग कागज बनवाए नहीं थे और हम तुमको बेच दिए थे, तो अब तो तुम हमको वापस देगा काऊ और हम तुमको वापस देंगे पैसा। मानो जिस दौरान काऊ तुम्हारे पास था वो बछड़ा जन्म दिया, तुमको वो बछड़ा भी देना पड़ेगा, सिंपल रूल है, सेम रूल, एकदम कॉपी पेस्ट है ये, बस वहां पे वॉइडेबल था, यहाँ पे वॉइड है, वहां पे नॉन परफॉर्मेंस था, यहाँ पे जो भी एडवांटेजेस है वो वापस करना होगा, या फिर अगर कंपनसेशन करने का दरकार है तो वो देना होगा, सिंपल, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल अंडर सेक्शन 4, याद है क्या किसी को, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, हम लोग पढ़े थे कुछ दिन पहले, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं सेक्शन 4 के अंडर में, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है अपना कंप्लीट है। अब आते हैं, एक छोटा सा ग्राफ दिख रहा है तुम लोग को स्क्रीन पे, राइट, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज, एक कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कैसे करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट को टाटा बाय बाय कैसे बोलेंगे। यहां पर
उसके बारे में बताया गया है। पहले तो ये लोग बड़ा बड़ा हेडिंग रखा। पहला, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, कि आप काम कर दो ना, आप काम कर दो। अच्छा, परफॉर्मेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला एक्चुअल, दूसरा अटेम्प्टेड। एक्चुअल मतलब आपको काम करना पड़ेगा, अटेम्प्टेड मतलब आपने काम करने का कोशिश किया, आगे वाले के कारण काम नहीं हुआ। दूसरा डिस्चार्ज कैसे होता है? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपस में बात किए, नोवेशन, ऑल्टरेशन, रिसेशन, रेमिशन और वेवर। ये रेमिशन के अंडर में आ गया, वेवर समझो। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, हम टाइम लिमिट दिए थे, क्या बोलते हैं उसको, बिग बिलियन डेज। अगर वो बिग बिलियन डेज पार हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब आप उस प्राइस पे नहीं ले सकते हो, अब आप नए प्राइस पे लोगे, और ये नोवेशन का एक एग्जांपल है। फिर डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब या तो किसी पार्टी का डेथ हो जाए, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर कोई बिना परमिशन के मटेरियल ज्यादा बड़ा चेंज कर दिया गया हो, या फिर मर्जर ऑफ राइट्स हो। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है, मर्जर ऑफ राइट्स के बारे में। तो इन सब तरीके से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, सब हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। डेथ यानी कि मर जाना, इंसॉल्वेंट यानी कि गरीब हो गया है, खत्म हो गया, उसके पास पैसा ही नहीं। अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन, यानी कि मानो हम तुमको गाड़ी भाड़ा पे दिए थे और तुम गाड़ी में कोई चेंज कर दिया, गाड़ी का रंग बदलवा दिया, तो इससे तो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का डिस्चार्ज हो गया। अब तो तुमसे क्लेम करेंगे डैमेज, मेरे परमिशन के बिना तुम भाड़ा का गाड़ी में चेंज किया। अब आते हैं डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ लॉ। याद है, ई हुक्का, ई सिगरेट लॉ के नजर में अलाउड था, लेकिन बाद में चेंजेस के कारण उसको इलीगल कर दिया गया, तो अब फायदा ही नहीं है, लॉकडाउन लगा दिया, कैसे पढ़े ऑफलाइन? ये तो इम्पॉसिबल कौन किया? लॉ किया। डिस्चार्ज कैसे हुआ? लॉ के द्वारा हुआ। फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आने वाला पूरा जो अगला सेक्शन, अगला यूनिट है हम लोग का, इसी के ऊपर है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो क्या करेंगे? तोड़ दिया मतलब डिस्चार्ज हो गए हम। अब दोनों पार्टी का टेंशन खत्म कि हमको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, अब नया टेंशन आएगा कि हमको डैमेज पे करना है। और लास्ट में डिस्चार्ज बाय नेग्लेक्ट ऑफ द प्रॉमिस टू प्रॉमिसी टू अफोर्ड प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। इसका एग्जांपल भी बोले थे हम किसी के घर में पढ़ाने के लिए जाते हैं और वो मेरे को पर्टिकुलर एक मतलब खाली रूम नहीं दे रहा है पढ़ाने के लिए, या फिर बहुत अनहाइजेनिक जगह पे बोल रहा है बैठ के पढ़ाने के लिए, बोल रहा है रोड पे बैठ के पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे तो प्रोमिसी का गलती के कारण प्रोमिसर नहीं कर पा रहा है ना, प्रोमिसर को रीजनेबल फैसिलिटी नहीं मिला, तो प्रोमिसर बोलेगा हम तो अपना कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज है, हमको टेंशन नहीं लेना। और हम बताए थे ना अभी तुरंत, मर्जर के बारे में बताएंगे, सुनो मर्जर के बारे में, मर्जर के बारे में सुनो। ये है राम, ये जो है श्याम के घर में टीनेंट है। टीनेंट मतलब भाड़ेदार है। श्याम इसका कौन हुआ? लैंडलॉर्ड। श्याम इसको ऑफर किया कि मेरा घर को तुम 10 लाख में खरीद लो, टेंशन खत्म। राम ये घर परचेज कर लिया, बाई कर लिया। क्या राम अभी भी भाड़ेदार है? नहीं भैया, अब राम क्या हो गया? ओनर। क्या अभी भी श्याम लैंडलॉर्ड है? नहीं भैया, क्या हो गया? सेलर। अच्छा, यहां पे हमको बताओ राम के नजरिए से, राम के नजरिए से कि ज्यादा पावरफुल कौन है, ज्यादा सुपीरियर राइट किसका है, ज्यादा हक किस इंसान का होगा, एज अ टेनेंट या फिर एज अ ओनर? ओनर। एग्जैक्टली भैया, ओनर का जो हक है वो सुपीरियर है, वो ज्यादा पावरफुल है। टेनेंट का जो हक है वो इंफीरियर है, वो कम पावरफुल है। और मर्जर ऑफ राइट में इंफीरियर हक गायब हो जाता है। क्यों? अब हम छोटा मोटा भाड़ेदार थोड़ी हैं, अब तो हम मालिक हैं। व्हेन द इंफीरियर राइट यानी कि भाड़ेदार वाला राइट एंड द सुपीरियर राइट यानी कि ओनर वाला राइट दोनों ही मेरे हाथ में है, तो हम क्यों भाड़ेदार वाला राइट को इज्जत देंगे? हम अब क्या मानेंगे? हम ओनर हैं। ऑन मर्जर द इंफीरियर राइट कम्स टू एन एंड। अब हम भाड़ेदार नहीं है,
अब हमको कोई वो जो बोलते हैं रस्म भाड़ेदार वाला नहीं निभाना है कि हर महीना पैसा दो शाम को। क्यों? अब तो हम ओनर हैं, इंफीरियर राइट हटाओ, सुपीरियर के साथ मर्ज कर दो। क्या ये कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ में आया? एक बार देख लो, एग्जाम्पल को रीड कर लो और फिर मेरे को यो मैसेज करो। सिर्फ 3 बच्चे का यो आया, बाकी लोग सो गए क्या? दो जन अभी भी सो रहे हैं। ओके, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग सिर्फ इतना पढ़ेंगे। हम लोग का 4 यूनिट हो गया। यूनिट 5 एंड यूनिट 6, 2 यूनिट बाकी है, ठीक है। आई थिंक अराउंड 2 क्लास और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अच्छे से इसका क्वेश्चन एंड आंसर्स को करेंगे। आज 11 तारीख है, आई थिंक 12, 13, 14, 15 से 16 तारीख तक हम लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म, मेरा टेंशन फॉर सीए फाउंडेशन खत्म, ठीक है। और 20 के बाद हम डिक्लेयर करेंगे कि हम लोग का जो मॉक टेस्ट है लॉ का वो कब होगा। सो तुम लोग का होमवर्क आज जितना पढ़े अच्छे से पढ़ना। कल मिलते हैं सुबह 12:15 बजे अपने सेंटर पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सर।